नमस्कार, स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कस चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज लेक्चर नंबर 26 होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में, जो कि है एक राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, तो संसद के अंतर्गत भारतीय संसद का अध्ययन करते हुए दोस्तों अभी तक हम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन सब पर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। और उसी प्रकार से दोस्तों संसद का ये एक अन्य सदन, जिसे हम स्थायी सदन के नाम से जानते हैं, जिसे राज्यसभा कहते हैं दोस्तों, उस पर भी हमारा ये डिस्कस होने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और जो मेरे दोस्त पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं उनको बता दूं कि दोस्तों हमारे इस पूरे बीए प्लेटफॉर्म पर सभी बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक आपके सिलेबस के अनुसार आपके प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग पूरे टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। इसके अंतर्गत अगर आपको कोई लेक्चर ढूंढने में, सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों, तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। प्लेलिस्ट पर जाइए और अपने सभी लेक्चर आप वहां पर सीरीज वाइज देख सकते हैं। चैनल के में अंदर जाकर के प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, आपके सिलेबस की, आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, यहाँ से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक दोस्तों, टेलीग्राम पर भी लोताजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो दोस्तों आपको हमारे डेली लेक्चर की अपडेट वहां पर मिलती रहेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। और इसके अलावा आपको सभी हमारे क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जिसमें आप सभी को पता है कि आज हम राज्यसभा पर बात करेंगे दोस्तों, संसद का एक स्थायी सदन, जिसपे कि लोकसभा पर पहले हम बात कर चुके थे, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, संसद का निम्न सदन। आज हम बात करेंगे संसद के स्थायी सदन पर, जिसे कि हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज स्टार्ट करें उससे पहले देख लें कि आज का जो हमारा टॉपिक का पूरा सारांश है, अर्थात कि पूरे टॉपिक को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। गठन और विशेषता, कार्य और शक्तियों के बारे में हमें इस बारे में जानना है। मतलब इस सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होता है, अर्थात कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, कौन कौन से तत्व है जो राज्यसभा के गठन में आवश्यक है, राज्यसभा के गठन हेतु आवश्यक है। और उसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कि किस किस प्रकार की इनको शक्तियां प्राप्त है। और उससे पहले भी दोस्तों हम राज्यसभा का अर्थ भी स्पष्ट कर लेंगे, उसका अर्थ स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर देखिए आपने यदि हमारी लोकसभा वाला सेशन को अगर देखा होगा, इससे जस्ट पहले जो हमारा क्लासेस अपलोड हुई है लोकसभा वाली, है ना, अगर आपने उनको बहुत अच्छे से देखा होगा, लोकसभा के दोनों पार्ट अगर आपने अच्छे से देखे होंगे, तो जहां तक मैं मानता हूं दोस्तों आपको कम से कम 50% जो कंसेप्ट था आपका राज्यसभा का, वो वहीं क्लियर हो चुका था, वहीं क्लियर कर चुके थे। क्योंकि लोकसभा जब हमने स्टार्ट की थी तो वहीं पर ही हमने कंप्लीटली संसद की भी बात की थी और शासन व्यवस्था की भी बात की थी। जिस प्रकार से शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार से हमारी संसद के भी दोस्तों 2 या 3 एक प्रकार से कह सकते हैं कि संसद के 2 जो है विभिन्न सदन होते हैं, जिसमें एक स्थायी सदन होता है और एक अस्थायी सदन होता है। अब स्थायी सदन और अस्थायी सदन क्या होते हैं? स्थायी सदन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सदन होगा जो कभी भी भंग नहीं होगा, जो कभी भी भंग नहीं होगा। जैसे जैसे कि दोस्तों लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा हमारा निम्न सदन है। हर 5 साल में लोकसभा भंग होती है, आप सभी जानते हैं। हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जैसे ही चुनाव में जो भी सरकार जीतकर आती है, जो अपना बहुमत लेकर आती है और सरकार बनाती है, वो अपनी दल की जो सरकार बनाती है, तो दोस्तों इस प्रकार से हर एक 5 साल में सरकार बदलती है। तो सरकार कहां बदलती है? लोकसभा में बदलती है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है, राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता। राज्यसभा हमेशा स्थायी होती है, सिर्फ उसके कुछ सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। कुछ सदस्य, पूरे नहीं, मतलब जैसे 1/3, 1/3, 1/3 कितने होते हैं दोस्तों? 33.33%, अर्थात 33.33%, है ना। 1/3 जो सदस्य हैं उसके, जैसे कंप्लीट जितने भी सदस्य होंगे, जैसे 200 वर्तमान की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, तो 245 का 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, है ना। और वो जितने रिटायर होते हैं उतने नए सदस्य वापस आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है, अर्थात कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, कभी भी उसका कार्यकाल खत्म नहीं होता। इसी कारण से हम राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जानते हैं।
ठीक है ना। तो ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं, हमारी लोकसभा वाले लेक्चर में समझ चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा है क्या, दरअसल संसद क्या होती है, संसद के किस प्रकार से दोनों अंग है, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अब भी हम दोस्तों राज्य लोकसभा के हम अब ज्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कंपेयर जरूर करते चलेंगे राज्यसभा का लोकसभा से। लेकिन अब जो हमारी बात होगी, टोटल जो हमारी चर्चा होगी, वो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ अब राज्यसभा पर ही होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अब इसमें जैसा कि आपने आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, लोकसभा वाले कंसेप्ट में भी इसी ग्राफ को आपने दोस्तों वहां पर भी देखा था, जिसमें अब मैंने बताया था आपको कि जैसे संसद है दोस्तों, तो संसद के भी कुछ 3 अंग होते हैं। एक प्रकार से ये मान के चलिए, एक व्यवहारिक अध्ययन अगर आप करें तो व्यवहारिक रूप से आप ऐसे समझते चले कि भाई जो संसद है हमारी कंप्लीट, वो संसद 3 चीजों से बनती है, मतलब कि 3 अंगों से मिलकर बनती है। अब वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं, इन 3 में से अगर एक भी गायब होगा तो हमारी संसद कंप्लीट नहीं होगी, है ना। 3 अंग कौन कौन से होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आप भली भांति रूप से जानते हैं, है ना। लोकसभा निम्न सदन है, मैंने आपको बता दिया, लास्ट लेक्चर लिया उसमें क्लियर कर दिया पूरा। उसके बाद में राज्यसभा जो कि स्थायी सदन है और जिस पर आज हमारी चर्चा होगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इस राज्यसभा में बात कर लेते हैं कि इसमें कंप्लीटली अभी कितने सदस्य है, कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितनी संभावना है इसमें अधिकतम होने की और कितने वर्तमान में है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर ही मैंने आपको ये बहुत आसान तरीके से आपको ये डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कि संविधान के अनुसार, संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि मैक्सिमम अर्थात अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने, 250 सदस्य हो सकते हैं। बस इसमें याद रखिएगा, याद रखना, राज्यसभा में ये जो 250 सदस्य है, इसमें राज्यसभा के सभापति इंक्लूड नहीं है। राज्यसभा के सभापति इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं कहलाते। याद रखना दोस्तों, भले ही उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, अर्थात कि वो सभापति कहलाते हैं राज्यसभा के, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा के सदस्य नहीं कहलाते, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ठीक है, इस कंसेप्ट को, इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर संविधान ने जो कहा था हमसे, संविधान ने कहा है कि अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। वहीं इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम वर्तमान में देखें तो क्या वर्तमान में भी 250 सदस्य ही है, तो नहीं दोस्तों, 245 सदस्य। अब जो ये 5 सदस्य गायब हुए, कहां से हुए हैं, तो इनको दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए। देखिए संविधान में स्पष्ट कहा गया था, संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि राज्यसभा में जो 250 सदस्य होंगे, उनमें 238 सदस्य तो निर्वाचित होकर आएंगे, कहां से, राज्यों से। कहां से, राज्यों से आएंगे। ठीक है, तो निर्वाचित मतलब कि डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होंगे, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे राष्ट्रपति साहब का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, उसी पद्धति के आधार पर ही इनका भी चुनाव होता है ना। इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी इसको न लाए ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों इसके 238 मेंबर कहां से आते हैं, राज्यों से आते हैं, विभिन्न राज्यों से आते हैं। ठीक है ना। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान होते हैं। विभिन्न क्षेत्र जैसे कोई कला के विद्वान है, कोई विज्ञान के विद्वान है, कोई जो है साइंस टेक्नोलॉजी इनके विद्वान है, तो इस प्रकार से कोई समाज और ये कोई कानून, इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम ज्ञान रखने वाले ऐसे कुछ पारंगत सदस्य होते हैं, जिनको राष्ट्रपति साहब के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ऐसे कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य। तो वर्तमान की अगर दोस्तों हम बात करें तो वर्तमान में जो 238 सदस्य राज्यों से आते हैं, उनमें से 5 माइनस कर दीजिए आप, अर्थात कि 233 सदस्य राज्यों से आ रहे हैं और 12 राष्ट्रपति साहब के द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 245 सदस्य अभी हमारे पास में है राज्यसभा में। क्या क्लियर हुआ इतना दोस्तों? एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से राज्यसभा इतना सा अभी इतना समझ आया ना।
ठीक है। अब इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए राज्यसभा में, जहां राज्यसभा, देखिए यहाँ पर ये मैप में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप लोग। थोड़ा नया कंसेप्ट तो हो सकता है, देखिए जो थोड़े मैथ्स से या साइंस से, विज्ञान से क्षेत्र से आए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों समझने की कोशिश करोगे ना तो एकदम इजी है। साइंस, ये जो पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, पर इसके फैक्ट, छोटी छोटी बातें हैं, वो क्लियर होना चाहिए बस। अब जैसे लोकसभा, राज्यसभा, यार देखिए पूरी शासन व्यवस्था को समझना एकदम आसान है अगर व्यवहारिक रूप से आप समझते हो। जैसे मैंने आपको लोकसभा के क्लास में, लोकसभा वाले लेक्चर में स्पष्ट कैसे एक क्लियरली बताया था, जैसे कि शासन व्यवस्था पूरा एक शासन व्यवस्था है, उसमें जिस प्रकार से 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार से जो संसद होती है, हमारी संसद के भी 3 अंग होते हैं भाई। उन तीनों अंगों के द्वारा मिलजुल कर ही सरकार चलती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब देखिए, जब दोस्तों हम विधानसभा की बात करेंगे, जब देखिए अभी हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं भाई, जैसे कि आप सभी को पता है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इस प्रकार से सरकार डिवाइड है, अलग अलग है, और दोनों के बीच में स्पष्ट शक्तियों का विभाजन भी है ना। जैसे राज्य सूची, केंद्र से संघ सूची या संवर्ती सूची, ये संविधान ने 3 सूचियां ला करके केंद्र को अलग शक्तियां दे दी और राज्य को अलग शक्तियां दे दी है ना। तो पूरा क्लियर हो चुका है। तो जिस प्रकार से 3 अंग, माफ कीजिएगा, सरकार में जो 2 अंग हो गए, सरकार की जो दो सरकारों में डिवाइड हो गई, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो दोस्तों इस जो केंद्र सरकार में, अभी जो हम केंद्र सरकार में की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, तो सेम फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा है ना, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही, सेम टू सेम पूरा फॉर्मेट दोस्तों प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार में भी देखने को मिलता है। सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है। बस थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है कि जहां केंद्र में हम संसद बोलते हैं ना, केंद्र सरकार में जो संसद है हमारी, उस संसद को राज्यों में क्या बोलेंगे, विधानमंडल बोल देते हैं। याद रखिएगा, जिस प्रकार से केंद्र में हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होते हैं। और जैसे केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा होती है। और जैसे केंद्र में राज्यसभा है दोस्तों, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद होती है। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि किसी राज्य में विधान परिषद है और किसी में नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर ये छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ गए तो बताइए मुझे इससे इजी और क्या हो सकता है। इसमें तो कुछ आपको याद भी नहीं रखना है यार, सिर्फ समझना है। अगर आप एक बार समझ गए, पूरा एक फॉर्मेट समझ गए ना शासन व्यवस्था का, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो जो दोस्तों देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैप पे आइए। जैसे कि लोकसभा में भी मैंने आपको इसी प्रकार से क्लियर किया था कि देखिए जो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा में भी विभिन्न राज्यों से, जैसा आप सभी को पता है कि 245 कुल सदस्य होते हैं हमारी राज्यसभा के अंतर्गत। इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य अभी वर्तमान में राज्यों से आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों राज्यों से जो सदस्य आ रहे हैं वो कौन से दल के हैं, अर्थात कौन से सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो राज्यसभा में भी ऐसा कुछ डिवाइडेशन होता है, लेकिन एक विशेष कारण ये होता है कि राज्यसभा में डायरेक्टली राज्यों के ही सदस्य बैठते हैं, जिससे कि राज्यों का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में बना रहे, मतलब केंद्र सरकार अपनी मनमानी ना कर पाए। समझ रहे ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी उलझन आपके साथ हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा और इसको अगर लंबा खींचूं, थोड़ा सा और डीपली जाऊं, तो मैं अब बोलूंगा कि जैसे कि दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था, अगर अब ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर है तो अब आप समझ जाएंगे। देखिए देखिए अगर राज्यों का प्रभाव केंद्र सरकार पर होता है, बना रहता है, तो दोस्तों केंद्र सरकार जो है एकात्मक शासन व्यवस्था बनने से बची रहेगी। मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था का, या कहें कि एकात्मक शक्तियों का प्रयोग जो है केंद्र सरकार नहीं करेगी, है ना। लेकिन अगर राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं होगा और सिर्फ केंद्र को होगा, तो फिर वहां पर दोस्तों वो एकात्मक शासन व्यवस्था उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। सिर्फ केंद्र के हिसाब से शासन चलने लगेगा। तो इसी चीज से सुरक्षित रखने के लिए, अर्थात कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए संविधान के द्वारा ये राज्यसभा वाला कंसेप्ट रखा गया। और राज्यसभा में जो सदस्य होंगे दोस्तों, वो डायरेक्टली राज्यों से आते हैं, जिससे कि प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में भी बना रहे, जिससे उनका दबाव बना रहे। कोई भी अधिनियम जब बनकर आए तो राज्य सरकार भी, राज्यों के जो सदस्य आते हैं राज्यसभा में, वो भी उन पर प्रभाव जमा पाए।
ठीक है ना। क्योंकि मेन जो फंडा होता है वो क्या होता है भाई, अधिनियमों का आना या संविधान में संशोधन करना। इस प्रकार के जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नियम लाए जाते हैं, जो भी अधिनियम लाए जाते हैं, उनमें अगर इन राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा तो कहीं ना कहीं सबके हित में वो कार्य होगा, है ना। इसी सभी इन विचारों के साथ ही राज्यसभा को अपनाया गया था। ठीक है ना। तो राज्यसभा में दोस्तों इस प्रकार से 245 मेंबर कुल होते हैं। देखिए माफ करना दोस्तों, लेक्चर लंबा, मेरा लेक्चर प्रत्येक लेक्चर है ना लंबा ही जाता है, और पॉलिटी में तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही लंबा हो जाता है। कारण क्या है कि मैं आपको ना इतनी डीपली अंदर की बातें बताता हूँ इसके अंतर्गत। अगर आपके पास समय नहीं होना तो प्लीज कमेंट में ये मत करना कि सर बहुत लंबा खींच दिया है, जो भी है छोड़ देना, लेक्चर ही छोड़ देना दोस्तों, क्लास ही छोड़ देना, या चाहो तो चैनल भी छोड़ देना। पर प्लीज पढ़ाई में मेरे साथ में समय के साथ कंप्रोमाइज मत करना यार, प्लीज। ठीक है ना। अगर समय है आपके पास तो ही मेरे साथ में आइए पढ़ने के लिए, है ना। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बताकर संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ। मुझे खुद में जब क्लास लेने आता हूँ तो सोचता हूँ क्या 30 मिनट में लेक्चर खत्म कर दूंगा, और जिस कारण से मुझे मजबूर होकर आपको ना ये एक लेक्चर आपको दो दो पार्ट में प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं। आप लोगों की बातों में ही आप जो कमेंट करते हैं ना, रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर थोड़ा छोटा क्यों, बोर हो जाते हैं आगे चल के, इसी कारण से मुझे एक ही लेक्चर को दो दो पार्ट में, तीन तीन पार्ट में डालना पड़ता है। दोस्त मैं जब आता हूँ तो मैं यही सोच के आता हूँ कि जल्दी से लेक्चर खत्म कर लूँ बस। लेकिन जब पढ़ाने लगता हूँ तो मैं जब तक संतुष्ट नहीं होता हूँ ना दोस्तों, मैं खत्म नहीं करता हूँ। चाहे व्यूज मिले मुझे या नहीं मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं अपनी भड़ास तो निकाल के रहता हूँ। भड़ास का मतलब कि मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करने में, मैं तब तक रहूंगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपका समय बर्बाद हो रहा है ना। वैसे अगर तार्किक रूप से देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका समय बर्बाद होता है, पढ़ाई करने में बर्बाद होता है, संभव नहीं है ना। तो चलिए, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार राज्यसभा में कितने सदस्य हो गए दोस्तों, 245, है ना। और अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, हमारे वेंकैया नायडू साहब, वेंकैया नायडू साहब, और यही उपराष्ट्रपति है। तो यहाँ पर एक फैक्ट और आपको अब याद रखना है, वो याद ये रखना है दोस्तों, राज्यसभा देखिए, लोकसभा की जब हमने बात की थी तो लोकसभा में कौन होते थे, अध्यक्ष होता था, लोकसभा का अध्यक्ष होता था। और वो अध्यक्ष कहां से आता था, तो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर के एक अध्यक्ष बनाते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता था वो लोकसभा के सदस्यों में से ही आता था, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य भी होता था। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के जो सभापति साहब है, देखिए अब राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, यहां सभापति बोलेंगे। तो राज्यसभा के जो सभापति है वो राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं आते हैं, और ना ही राज्यसभा के सदस्य मिलकर उनको चुनते हैं, बल्कि जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं, जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और चूंकि ये उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हैं, इस कारण से इन्हें राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता। ठीक है ना। और दूसरी बात, अब चूंकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो दोस्तों जब राज्यसभा में जब वोटिंग होती है ना, तो राज्यसभा में वोट डालने का अधिकार भी सभापति साहब का नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर मैच टाई हो गया, टाई मतलब समझ रहे ना कि भाई बराबर बराबर मत मिले हैं दोनों तरफ, तो अगर निर्णायक मत डालना है तो उस समय इनका मत लिया जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। ठीक है दोस्तों, अब हम एक्चुअल में हमारा लेक्चर की जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अब शुरू करेंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों मैंने आपके लिए थोड़ा सा डाटा और लाने का प्रयास किया, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा माइंड से पूरा लोकसभा और राज्यसभा का पूरा क्लियर हो जाए और आपके ज्ञान में भी थोड़ी वृद्धि हो। इसके लिए दोस्तों प्लीज कृपया करके मेरा विशेष निवेदन है कि इस मैप पर आप जब पीपीटी डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो इस मैप को कम से कम आपको 30 मिनट्स देना है, कम से कम आधा घंटा इस मैप को समझना है, पढ़ना है बार बार इस मैप को। मैं इसको समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये तो हमारा प्यारा भारत है, आप सभी को पता ही है, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता है नहीं है। ऊपर जो दोस्तों डाटा दिया हो, जैसे कि देखिए ये डाटा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऊपर की जो संख्या है दोस्तों, ये है लोकसभा के सदस्य कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो कितनी सीटें हैं वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें वर्तमान में है। दोस्तों थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, माफ करना, मैंने ये सिर्फ मैप डाउनलोड करके जस्ट अभी अभी मैप डाउनलोड करके और अभी आपके इसमें पीपीटी पे चिपकाया है ना। तो मुझे फिक्स डाटा मुझे भी एक्चुअल में याद नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, तो दोस्तों मैप के अनुसार समझिए इस बात को कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में ऊपर जो दी गई है डाटा, ये लोकसभा की सीटें हैं और नीचे है दोस्तों राज्यसभा की सीटें। तो जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं,
वहीं 31 राज्यसभा की सीटें हैं। अब वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एमपी के अंतर्गत, तो एमपी में 29 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा सीटें हैं। तो दोस्तों इन डाटा को जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। इससे आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा। और चाहे तो सभी राज्यों की राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें सभी को जोड़ भी सकते हैं। जोड़ करके आपको वही डाटा प्राप्त होगा जो हमने लोकसभा में देखा था 545 सदस्य, और राज्यसभा में देख रहे हैं 245 सदस्य। क्लियर है। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। माफ करना हो, राज्यसभा में 245 नहीं, उसमें 12 सदस्य तो मनोनीत होकर आते हैं, बल्कि 233 सदस्य यहां पर आपको इस मैप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों शुरुआत करेंगे हमारे आज के वास्तविक लेक्चर की थ्योरेटिकल पार्ट की, जिसमें वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं जब तक आप लोग कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे कि सर आप फुल लेंथ में लेक्चर लीजिए, तब तक मैं आपको प्रत्येक लेक्चर को दो दो पार्ट में प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी कमेंट आती है, इतने सारे कमेंट आती है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और वीडियो के कमेंट में भी देखने को मिलता है कि सर अगर 1 घंटे की क्लास हो तो प्लीज उसको 2 पार्ट में आप हमको अपलोड करवा दीजिए, 2 पार्ट में डलवा दीजिए। तो काफी सारी कमेंट आने, आप चूंकि हर जगह मेरे डिसीजन हमेशा वो नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी बातें मुझे माननी ही पड़ती है ना। मजबूर हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसा आप लोग बोलते हैं वैसा मुझे करना ही होता है, ठीक है। पढ़ाता सिर्फ मैं अपने तरफ से हूं, मुझे जैसा उचित लगता है वैसे मैं पढ़ाता हूं, लेकिन बाकी सारे कार्य आप लोगों के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आप अधिकतम कमेंट यही करते हैं कि सर आप फुल लेंथ में ही लेक्चर लीजिए, हालांकि लेक्चर मैं फुल लेंथ में लूंगा, लेकिन उस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, जैसा कि आज की क्लास भी 2 पार्ट में ही अपलोड होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इस आज की अभी की इस पार्ट में हम गठन की बात कर लेते हैं, इसके जस्ट बाद में हम इसके जो है शक्तियों की बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं इसका गठन। तो दोस्तों गठन के अंतर्गत भी जैसा लोकसभा में हमने देखे थे 5 पॉइंट, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी हम 5 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट इसको पढ़िए। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, ये भली भांति आप समझ ही चुके हैं, व्यवहारिक रूप से मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है ना। द्वितीय सदन भी इसको कहा जाता है। भारतीय संघ शासन में राज्यसभा संघ में शामिल इकाइयों, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। आप पूरा क्लियर हो चुका है, आपको इसमें कुछ भी अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा क्लियर समझ चुके हैं आप लोग अब तक, है ना, कि किन किन लोगों का इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, कौन कौन लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों की, जिससे इसका गठन होता है, जिससे इसका निर्माण होता है। पूरी राज्यसभा का निर्माण होता एक्चुअल में कैसे है, किन किन तत्वों से मिलकर के, किन किन एलिमेंटों से मिलकर के इसका निर्माण होता है, इन पॉइंटों पर अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर, कि किस, देखिए अब यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, कोई चुनाव नहीं हो रहे कि जनता चुन करके, जैसे कि हम लोकसभा को देखते हैं कि एक क्षेत्र से एक लोकसभा सीट होती है, तो भाई ऐसा राज्यसभा में भी क्या ऐसा ही है या फिर कुछ अलग है। तो इसको हम बहुत अच्छे दो और बहुत क्लियरिटी के साथ आपको इस चीज को भी समझना है कि राज्यसभा के जो सदस्य लिए जाते हैं राज्यों से, कैसे लिए जाते हैं, कि जनसंख्या के आधार पर लिए जाते हैं या क्षेत्र के आधार पर लिए जाते हैं, है ना। अगर देखिए दोस्तों, अगर हम जनसंख्या के आधार पर ले, देखिए समझ में जा रहा बात को, अगर हम जनसंख्या के आधार पर लेते हैं तो देखिए सबसे ज्यादा कौन से राज्य के राज्यसभा में सदस्य होंगे, तो उत्तर प्रदेश के होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में अव्वल है ना, शुरू से रहा है, ठीक है। और अगर हम क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों, क्षेत्र की बात कर ले, तो क्या गोवा से एक भी सदस्य आने का चांसेस रहेगा इनके पास में? गोवा से, जो कि छोटा सा राज्य है, क्या उसे एक भी सदस्य आने का चांसेस रहेगा क्या, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस कारण से हम क्षेत्र के आधार पर तो नहीं लेंगे, हाँ जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा में सदस्यों को लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, 1 मिनट पेन बता, सेकेंड पॉइंट में देख रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, ये आसान है, आप समझ सकते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, भाई मैं कार्यकाल आपको पहले बता चुका हूं कि ये स्थायी सदन है, इसमें कोई ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसका कार्यकाल कैसे होगा, अब इसको भी हम बहुत अच्छे से अंदर जाकर के पूरा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे पदाधिकारी, इसके पदाधिकारियों के बारे में, वही जो सभापति हैं हमारे, उप सभापति साहब, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में दोस्तों देखेंगे गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है, गणपूर्ति क्या होती है, बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिनको नहीं पता वास्तव में कि गणपूर्ति क्या होती है। दोस्तों गणपूर्ति ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का खेल है यार। गणपूर्ति मतलब कि ये कि जब कोई भी कार्य किया जा रहा है, अरे छोड़िए, आप मतलब समझ लीजिए कि आप जैसे कॉलेज में है दोस्तों,
तो कॉलेज में भी एक मैनेजमेंट टीम होती है। ये चलो कॉलेज को भी छोड़ दीजिए, आप अपने सोसाइटी को ले लीजिए, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, उस सोसाइटी, मान ले कि वहां एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी के कुछ सदस्य हैं। जैसे मान लेते हैं कि पूरी सोसाइटी में टोटल घर हो सकते हैं कि 100, अपन एग्जांपल लेते हैं कि 100 घरों का एग्जांपल लेते हैं, 100 घर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस सोसाइटी के कितने सदस्य हुए? 100 सदस्य हुए। लेकिन उसमें जब सोसाइटी बनी थी तो उसमें एक नियम लिखा हुआ था कि भाई सोसाइटी से संबंधित अगर हमें कोई भी निर्णय लेना होगा तो इस 100 घरों में से कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोग अगर उपस्थित होंगे मीटिंग में, जो अगर सहमति कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो नियम जो होता है, जैसे कि अगर नियम में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इन 100 मेंबरों में से अगर कभी 25 मेंबर आते हैं, 25 मेंबर अगर मीटिंग में आते हैं और 25 मेंबर सहमति प्रदान करते हैं तो हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इस सोसाइटी से संबंधित जो भी हमें कार्य करना होगा, ठीक है ना। तो इसी को दोस्तों, इन्हीं 25 सदस्यों को बोलते हैं गणपूर्ति। अब गणपूर्ति सिंपल हो गया है, कुछ भी नहीं है। जैसे राज्यसभा में मैटर था दोस्तों, तो राज्यसभा में जितने भी कुल सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों में से कितने सदस्य उपस्थित हो, कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए राज्यसभा में, जिससे राज्यसभा का कामकाज चलता रहे, रुके नहीं, उसी को बोलते हैं गणपूर्ति। क्लियर हुआ है ना। तो दोस्तों अब एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पर इसको डिस्कस एकदम स्पष्ट कर लेते हैं, डिस्कस को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोकसभा के, राज्यसभा के गठन की हमने दोस्तों बात की है, तो राज्यसभा के गठन के अंतर्गत ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों, इनको भी आप पढ़ते चलेंगे। स्लाइड में मैं आपको पढ़वा ही रहा हूँ, बाकी एग्जाम, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनको लेकर आता हूँ। मुझे समझाने के लिए इन सबकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, वो व्यवहारिक रूप से मेरा समझाने का मेन मोटिव जो मेरा होता है वो व्यवहारिक रूप प्रदान करना होता है। प्रत्येक पॉइंट को व्यवहारिक रूप प्रदान करना मेरा अहम एम होता है ना। तो मैं व्यवहारिक रूप से आपको समझा चलता हूँ, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है आप लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ता भी चलूंगा, जिससे कि आपको जो बारीक कंसेप्ट है वो भी क्लियर होते चल जाएंगे, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 80, संविधान में जो दोस्तों आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 80, उसके अनुसार राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। भाई हम प्रारंभ में ही बात कर चुके हैं, तो इसके हिसाब से 238 जो सदस्य हैं वो राज्यों से आएंगे, परोक्ष रूप से। परोक्ष मतलब क्या हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे लोकसभा में लोग कैसे आते हैं? प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, भाई जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होगा, राज्यसभा में परोक्ष रूप से आएंगे, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे, ठीक है। तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका जो है चुनाव होता है। कौन सी प्रणाली के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका चुनाव होता है, जो विधानसभा होती उनमें ही, है ना, राज्यों की विधानसभाओं में ही, और उनके अनुसार ही दोस्तों वहां से निर्वाचित होकर के आते हैं। राज्यसभा के और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति साहब के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप पहले व्यवहारिक रूप से समझ चुके हैं, और थ्योरेटिकल पार्ट दोस्तों आपके सामने है, आप यहां से भली भांति रूप से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। ओके दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर डिस्कस करना अब प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे जनसंख्या के आधार पर, इसको व्यवहारिक रूप से समझिए दोस्तों। देखिए राज्यसभा में कैसे सदस्यों को लिया जाए, ये बड़ी एक समस्या थी, और बहुत बड़ी समस्या थी वो, विशेषकर भारत के लिए। भाई भारत जहां भूभाग के मामले में बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसी के साथ ही साथ में संस्कृतियां, आप खुद जानते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। हर एक, मतलब मान लीजिए कि थोड़ा दूर ही चलेंगे, है ना, थोड़ा दूर ही चलेंगे तो आपको एक नई लैंग्वेज, एक नया रहन सहन मिलने को, देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस कारण से देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, और संस्कृतियों पर यह भी डिपेंड करता है, उनकी जनसंख्या भी डिपेंड करती है। भाई कई प्रकार की जो संस्कृति है उनके सदस्य कम होते जा रहे हैं, और कुछ संस्कृतियां ऐसी है जिनके सदस्य दिन रात, है ना, एकदम तरीके से वृद्धि करते जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। तो इन सबके कारण बहुत सारी विविधताओं को देखते हुए, बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए ही जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने एक डिसीजन लिया कि राज्यसभा में सदस्य कैसे आए। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही उचित रूप से व्यवस्था की, और उन्होंने ये कहा कि भैया सुनिए, कि अगर देखिए राज्यों से जब आप सदस्यों को लेते हैं, एक मिनट पेन ले लेते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूं कि राज्यों से जो सदस्य आएंगे आपके, वो जनसंख्या के आधार पर आएंगे। किसके आधार पर आएंगे दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर आएंगे। जिस राज्य में देखिए, जिस राज्य में पहले 50 लाख तक, तो हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आएगा, 50 लाख तक। अब इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा दिमाग को खोलकर देखना दोस्तों, इसको समझने में थोड़ा सा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया ना, तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं आप लोग।
50 लाख जनसंख्या तक तो हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जो है नियुक्त होगा। 50 लाख तक हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, मतलब क्या हुआ कि 10 लाख पर एक, 20 लाख पर दो, 30 लाख पर तीन, इस प्रकार से 50 लाख पर कितने प्रतिनिधि हो गए? 5। अब अगर उस राज्य में, जिस राज्य में 5 प्रतिनिधि लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ऐसी जनसंख्या की 50 लाख से बहुत ज्यादा ऊपर तक है अगर किसी राज्य की जनसंख्या, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश की है ना। एक बहुत प्यारा एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश का ही। तो अगर मान ले उत्तर प्रदेश, यूपी जैसे राज्य में अगर जनसंख्या 50 लाख से कई गुना ज्यादा है, तो उसमें तो राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यही कैटेगरी बनी रही, एक जैसी रख दी, तो कि भाई हर 10 लाख पर एक एक सदस्य ले लें, तो है ना। तो जो संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही शानदार व्यवस्था ये की है कि देखिए, अगर हमने 10 लाख पर एक प्रतिनिधि वाली सभी राज्यों को एक जैसी स्कीम अगर दे दी, तो गोवा जैसे राज्य, सिक्किम जैसे राज्य, या पूर्वी भारत में जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, उनको वो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में पिछड़ जाएंगे, उनके पास में कोई प्रतिनिधित्व होगा ही नहीं, है ना। तो इस कारण से उन्होंने एक व्यवस्था की कि भाई 50 लाख तक तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि आएगा प्रत्येक राज्य से, ठीक है। अगर 5 प्रतिनिधि कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद में हर 20 लाख पर, अब उसके बाद जो है, अब 10 लाख पर एक नहीं होगा, बल्कि अब 20 लाख पर एक होगा। कितने संख्या के बाद में? 50 लाख जनसंख्या के बाद। तो अब 20 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ना दोस्तों? इस प्रकार से कि 50 लाख जनसंख्या तक तो हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख जनसंख्या पर एक राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होगा। और जैसे 50 लाख कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में फिर 20 लाख की क्वांटिटी पर एक सदस्य नियुक्त होगा राज्यसभा का। ये व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे हम राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सामान्य सी योग्यता है जो राज्यसभा, सिंपल यार, कि देखिए भारत का नागरिक हो, ये तो हर जगह मिलेगा आपको। 30 वर्ष की आयु, एटलीस्ट 30 वर्ष की आयु, जैसे लोकसभा में आप 25 वर्ष देखते हैं ना, उसी प्रकार से राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु नीडेड है ना, कंपलसरी है। और ऐसी योग्यता भी वो रखता हो जो संसद के कानून के द्वारा निश्चित कीजिए, जो भी संसद में कानून बनाकर निश्चित कर दी गई हो, वो सब भी होना चाहिए। जैसे कि 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कि भाई जिस राज्य से आप नियुक्त होकर आ रहे हो, उस राज्य के भी आप सदस्य हो कम से एटलीस्ट, तभी जाकर के आपको उस राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। जैसे उस उम्मीदवार के लिए राज्यसभा में संसद का मतदाता होना आवश्यक है, उस राज्य का। अरे सिंपल सी बात है कि जिस राज्य से आप नियुक्त होकर आ रहे हो ना, उस राज्य की जो मतदाता सूची होती है ना, उसमें आपका नाम होना चाहिए, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्यसभा का कार्यकाल। तो भाई इसका कार्यकाल कैसा होता है, आप बहुत अच्छे से, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। भाई राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। इसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य हट जाते हैं, और वो जो हटते हैं 1/3 सदस्य, वो फिर से नए आ जाते हैं, है ना। अब जो सदस्य आते हैं ना, वो हर 6 साल में उनकी बदली होती है। वैसे देखिए, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य हटते हैं, है ना। और इनका जो सदस्य होते हैं, जो भी नियुक्त होकर आते हैं, निर्वाचित होकर, अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं राज्यसभा में, वो मैक्सिमम 6 साल के लिए आते हैं, ठीक है। तो जैसे उनका 6 साल कंप्लीट होता है, वैसे ही वो हट रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य उसमें एंट्री हो जाती है उनकी, ठीक है। क्लियर हुआ है ना? ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब यहाँ पर नोट में एक नोट दी गई है आपको कि कोई भी सदस्य एक साथ राज्यसभा और लोकसभा या राज्य विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब ये क्लियर हो चुका है कि अगर राज्यसभा कोई सदस्य है, तो वो सिर्फ राज्यसभा का ही सदस्य है, वो कहीं और सदस्य नहीं बन सकता इसके अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पदाधिकारी। तो पदाधिकारी कौन कौन होंगे, जरा एक बार स्लाइड पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 87, एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं, उपराष्ट्रपति जो होंगे, वही हमारी राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का निर्वाचन करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल 100% डालूंगा जब भी इस पर एमसीक्यू क्लासेस आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें स्पष्ट है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं,
है ना। ये इस बात का क्लियर रखना क्यों होते, क्योंकि उप सभापति का जो निर्वाचन होता है, ये जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा के सदस्य ही मिलकर करते हैं, इस कारण से। ठीक है, वो सभापति सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है, सदस्यों को अनुशासन में रखते हुए उन्हें वाद विवाद का अवसर देता है। सामान्य सी बात है, पढ़ लेना आप लोग। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु टाई हो जाने पर निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है कौन, सभापति साहब। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही इन कार्यों को संचालित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गणपूर्ति। तो गणपूर्ति आप समझ ही चुके हैं, राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उसको गणपूर्ति कहते हैं। और इसमें 10वां भाग अर्थात कि 10वां भाग मतलब कि 10% लोग होना आवश्यक है। राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उसका 10% होना आवश्यक है। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, तो 245 सदस्यों का दोस्तों 10% होना लगभग, अगर 25 सदस्य भी आपके पास में राज्यसभा में है, मौजूद है, तो भी कार्य एज इट इज चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। ओके, तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, इसमें राज्यसभा के कार्य और शक्तियों की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट में लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, तो सेकंड पार्ट दोस्तों इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना, जल्दी से अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।